अंजलि यार, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। वहाँ पर मेरे पेशेंट इंतज़ार करते हैं, तुम्हें पता है। और तुम्हारी वजह से ना मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ। देखो, मेरा रुमाल और मेरे शू अच्छे तरीके से रख दिए ना जगह पर। और हाँ, मेरा बैग ठीक से रख देना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और हाँ, उससे भी ज़रूरी, कल जो मैंने तुम्हारे हाथ में वो फाइल दी थी ना, वो कहाँ पर रखी है? अंजलि ने वो फाइल लाकर मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर रख दी। मेरा नाम वरुण है। मेरी शादी को आज पूरे 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन मुझे तीसरे दिन ही हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था क्योंकि मैं एक सर्जन था और मुझे अपने पेशेंट से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मेरे पेशेंट मेरी वजह से ही ठीक होते थे, क्योंकि मैं मेरे पेशेंट की हमेशा से ही आधी कीमत पर उनका इलाज करवा कर उन्हें ठीक कर देता था। इसलिए पेशेंट मेरा इंतज़ार करते रहते और मुझे टाइम पर अपने क्लिनिक जाना पड़ता। इसलिए मुझे सुबह सवेरे जल्दी उठकर रेडी होकर निकलना पड़ता। अंजलि की और मेरी शादी के 3 दिन बाद ही मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। और हाँ, मैंने अंजलि से वादा किया था, अंजलि हम जल्दी ही छुट्टी लेकर कहीं हनीमून पे चलेंगे। अंजलि बहुत ही प्यारी लड़की थी। अंजलि भी मान गई। अंजलि ने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा था। आज तो 3 दिन थे। अंजलि ने कहा, ठीक है जी, पहले आप आपका काम देख लीजिएगा और फिर उसके बाद हम कहीं हनीमून पर चलते हैं। अंजलि ने बिल्कुल भी मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं किया या अपना मुंह वगैरह उसने टेढ़ा नहीं किया, इसलिए मुझे अंजलि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। मैं अपने क्लिनिक के लिए चला गया। माँ का दोपहर में मुझे कॉल आया, बेटा तेरी पत्नी तो बहुत ही जल्द दोपहर में सो जाती है। तूने उसे कहा नहीं कि हमारे यहाँ पर दोपहर में सोना मना है? औरतें दोपहर में ज़्यादा देर तक नहीं सोती है। हाँ, आधे 1 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए सो जाती है, बट तेरी बीवी तो 2 बजे ही सो गई है। ऐसा क्यों भला? तू उसको कॉल कर और बता दे, मेरी माँ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी भी नई नई शादी थी, इसलिए मैं तभी ही अंजलि को कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए मैंने माँ को कहा, माँ थोड़ा सब्र से काम लो, अभी अंजलि नई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो? मैं शाम में घर आऊँगा ना तो उसे प्यार से समझा दूंगा कि अंजलि ऐसा नहीं करते हैं। उस वक्त माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। मेरे तो समझ में आ गया था कि माँ को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। माँ को लग रहा था कि मैंने अंजलि को तुरंत कॉल करना चाहिए था और उसे खूब सारी डांट लगा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अभी तो मेरी शादी को 3 ही दिन तो बीते थे, आज की चौथी रात थी और आज मुझे मेरी बीवी के साथ बहुत ही प्यार से रात गुजारनी थी। इसलिए मैं कोई भी ऐसा वैसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर मैंने अंजलि को कुछ कहा तो अंजलि पूरी रात मुझे छूने भी नहीं देगी और फिर मेरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए मैंने सोच लिया था, आज तो मैं घर जाते समय अंजलि के लिए प्यारा सा गजरा, उसके लिए चॉकलेट और उसकी फेवरेट कोई मिठाई लेकर जाऊंगा। इसलिए मैंने माँ की बात को टाल दिया और ज़्यादा मैंने मेरे माँ के बात को गौर भी नहीं दिया। और मैं घर जाते समय अंजलि के लिए एक मिठाई और प्यारा सा गजरा और उसका फेवरेट एक मैंने टॉप भी ले लिया था। मुझे पता था अंजलि ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मैं घर गया, जाते ही मैंने अपना बैग वगैरह खुद से ही अपनी जगह पर रख दिया। आज मैंने अंजलि को आवाज़ नहीं लगाई और ना ही मैंने अंजलि को तंग किया। बस अपने शूज़ वगैरह उतार कर ठीक से रख दिए, वरना रोज़ ही अंजलि से कहता, अंजलि मैंने शूज़ उतार दिए हैं, ठीक से रख दो। हमारे यहाँ पर परंपरा यही थी कि मर्दों के सारे काम औरतें ही करती है, लेकिन आज तो मुझे अपनी औरत को बहुत ज़्यादा खुश करना था, इसलिए मैं अंजलि को तंग नहीं करना चाहता था। और जब मैं आया तब मैंने देखा कि अंजलि किचन में माँ का हाथ बटा रही थी, यानी कि खाना बनाने में मदद कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो खुद के काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। इसलिए मैंने अपने शूज़ उठाकर रैक में रख दिए, अंदर आया और मैं शान से आराम से बैठ गया। अंजलि ने पलट कर देखा और बहुत ज़्यादा चौंक कर कहने लगी, अरे आप कब आए? आपने मुझे कहा नहीं, आपने शूज़ उठा कर रखने के लिए मुझे आवाज़ नहीं लगाई। मैं मुस्कुराया और कहने लगा, कोई बात नहीं अंजलि, कल उठा कर रख देना, आज तुम बिजी थी ना थोड़ी सी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ। चलो एक काम करो, मेरे लिए एक ही कप गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और हाँ मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, चाय बेडरूम में आनी चाहिए। मैंने अंजलि को चाय का ऑर्डर दिया और मैं बेडरूम में चला गया। बेडरूम में जाने के बाद आराम से मैं गीज़र लगाकर थोड़ी देर बैठ गया। पानी गर्म होते ही मैं गर्मा गर्म पानी से नहाकर बाहर आया और हाँ मैंने ऐसा तेज़ परफ्यूम लगाया जिससे अंजलि अंदर आते ही मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाए। अंजलि थोड़ी ही देर में चाय का कप लेकर आ गई और मैंने अंजलि को देखा और मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। अंजलि के पूरे बदन से मसालों की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो जब से आई थी तब से उसने किचन संभाला था और माँ के काम में अच्छी तरीके से हाथ बटा रही थी। मैंने
अंजलि के हाथ से चाय का कप लिया और अंजलि को कहा, अंजलि देखो, आज पूरी रात मुझे तुम मेरे साथ चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी थकान हम दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए, समझी ना तुम। अंजलि मुस्कुराई, कुछ बिना कहे ही वहाँ से चली गई। चाय का कप मेरे हाथ में था, वो मुस्कुरा रही थी। अभी तो हमारी शादी के नए नए दिन थे। अंजलि चली गई, फटाफट माँ का काम में हाथ बटाकर तुरंत चली आई। हम लोगों का खाना वगैरह हो गया। अंजलि अंदर आते ही बाथरूम के अंदर चली गई, नहा धोकर फ्रेश अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आई। जैसे अंजलि बाहर आई, मैंने उसके बालों में प्यारा सा गजरा सजाया और तुरंत ही मैं उससे लिपट गया। और पूरी रात मैंने अंजलि के साथ वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। ऐसे ही करते करते कब हमारी शादी को 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। मैंने कभी अंजलि की फीलिंग जानी ही नहीं। जब मुझे फील होता, सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे वक्त मिलता, तब मैं घर आता और अंजलि के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया करता। मैंने कभी भी अंजलि के बारे में सोचा ही नहीं मैं, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। अंजलि भी इस बात से बहुत खुश थी। कभी भी अंजलि के चेहरे पर मैंने नाराज़गी देखी नहीं, इसलिए मैं भी जब चाहे तब टूट पड़ता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल चुकी थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन मेरे बड़े बहन का कॉल आया। वो लंदन में रहती थी। उसने कहा कि भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें पता है मुझे डॉक्टर ने सख्त बेड रेस्ट कहा है, और हाँ, माँ को यहाँ पर किसी भी हालत में तुम भेजने का इंतज़ाम कर दो ना। अब मैं तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था, क्योंकि मेरे पापा को मेरी मम्मी के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। क्योंकि मेरे पापा को सुबह सवेरे उठने के बाद गर्म पानी से लेकर शाम में सोने तक मेरी माँ उनके आगे पीछे मंडराती हुई नजर आनी चाहिए। अब मैं पूरी तरीके से सुन रह गया था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। जब माँ चली जाएगी तो अंजलि तो पापा के इतना सब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़े दीदी से कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं माँ से बात करता हूँ, पापा से भी बात करता हूँ। लेकिन दीदी ने कहा, नहीं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी ही करनी पड़ेगी, और हाँ, माँ को 2-3 दिन के अंदर ही भेजना पड़ेगा। देखो, इमरजेंसी वीज़ा मैंने भिजवा भी दिया है, तो प्लीज़ भैया तुम ना लेट मत करो और मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। मैंने तुरंत ही पापा को कॉल किया, सारी बात बता दी। पापा उस वक्त तो थोड़े से नाराज़ थे, क्योंकि मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, घर में तो इतने सारे काम हैं और तुम्हारी नई नई शादी हुई है, माना 6-7 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी ये सब कुछ हैंडल कर पाएगी? तो मैंने कहा, पापा कोई बात नहीं, अंजलि बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है, वो कर ही लेगी, और वैसे भी आप तो दिन भर रहते हो ना घर पर, तो कोई बात नहीं, मैं माँ को भेज दूँ। मैंने पापा से परमिशन निकाली और माँ का जाने का इंतज़ाम कर दिया। तुरंत ही दूसरे दिन मैंने मेरी माँ को फ्लाइट में बिठाकर भेज दिया। माँ लंदन चली गई। माँ जैसे ही चली गई, अंजलि ने सारा काम अपने सर पर उठा लिया था। अंजलि सुबह सवेरे उठती, सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाती। अंजलि ने नाश्ता टेबल पर ला कर रख दिया था, और अंजलि जब नाश्ता दे रही थी तब मैंने उससे कहा, अंजलि ये क्या है, तुम्हें माँ की तरह अच्छे से खाना बनाना नहीं आता ना? इसका मतलब है तुम रोज़ बस माँ की हेल्प करती थी, तुमने खुद से खाना कुछ भी नहीं बनाया? अंजलि कहने लगी, नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे बनाना सीख जाऊंगी, आप उसका टेंशन मत लो, लेकिन मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप अभी झट से खाना खाइए और आराम करिए, क्योंकि आप थक गए होंगे ना दिन भर में से। तब मैंने अंजलि को इशारा किया, मैं थका नहीं हूँ, जल्दी से काम खत्म करो और अंदर आ जाओ, हमें वो वाला भी तो काम करना है। अंजलि उस वक्त पता नहीं क्या सोच रही थी, लेकिन उस दिन अंजलि किचन से बाहर निकली ही नहीं। सुबह तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मैं सुबह जल्दी उठकर बाहर आया तो मैंने देखा अंजलि सोफे पर सोई हुई थी। मैंने अंजलि को जगाया, तब अंजलि हड़बड़ाकर उठी और कहने लगी, नमस्ते पापा जी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, पति हूँ, और तुम यहाँ पर क्यों सोई थी? अंजलि कहने लगी, रात में बहुत सारे बर्तन वगैरह पड़े थे और किचन में मुझे काम करते करते रात में 2 बज गई थी, और फिर उसके बाद कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं यहाँ पर सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई। सो सॉरी, मैं आपके लिए अभी कुछ नाश्ते का इंतज़ाम कर देती हूँ। और उसने जाते जाते कहा, सुनिए ना, वो ड्रेनेज थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है, वो देख लीजिए। मैंने अंजलि की बात को अनसुना किया और मैं अपने काम के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जाते जाते भी मैं अंजलि को एक किस देकर चला गया। अंजलि आजकल मुझसे थोड़ा सा दूर होने लगी थी, क्योंकि अंजलि का जो भी व्यवहार था वो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अंजलि पूरा दिन किचन में ही रहती थी। लेकिन उसका काम करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी गांव चली गई थी, मेरी दीदी की देखभाल करनी थी।
अब अंजलि के सर पे जिम्मेदारी थी तो उसे देखना जरूरी था। एक दिन जल्दी ही मैं हॉस्पिटल से घर आया क्योंकि आज कोई पेशेंट नहीं थे और मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा घर जाकर आराम कर लेता हूँ और मैंने अपना काम एक मेरे दूसरे दोस्त को सौंप दिया। उसे कहा, भाई तू यहाँ पर बैठ जा। वो भी तो बहुत अच्छा डॉक्टर था और मेरे सर में का दर्द जो था वो ज़्यादा ही बढ़ रहा था, इसलिए मैं दोपहर में ही घर आया। जब मैं घर आया तब देखा अंजलि बड़े मज़े से किचन में खाना बनाते हुए गाने सुन रही थी और गाने सुनते सुनते वो गा भी रही थी। शादी के पहले वो बहुत अच्छी सिंगर हुआ करती थी, लेकिन अब शादी को पूरा 1 साल बीत गया है, उसने किसी गाने का नाम भी नहीं लिया था। और आज मैंने देखा कि वो खाना बनाते हुए गाना भी सुन रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बेडरूम में चला गया और अंजलि को जाते हुए आवाज़ देकर गया, लेकिन अंजलि ने सुना ही नहीं। मैंने अंजलि का पूरा 1 घंटा इंतज़ार किया, लेकिन अंजलि को तो शायद पता ही नहीं चला कि मैं घर पर लौट आया हूँ। मैं गुस्से में बाहर आया तब भी अंजलि किचन में गाने ही सुन रही थी और बड़े गौर से उस फ़ोन में देख रही थी और गुनगुना रही थी। फिर मैंने अचानक से उसके आगे आकर उसे झंझोड़ दिया। तब अंजलि एकदम से शॉक होकर मुझे देखने लगी और कहने लगी, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तब मैंने उसे कहा, मुझे आकर पूरा 1.5 घंटा हो गया है और मैं तुम्हें जाते समय आवाज़ लगा कर गया था और अब खुद आकर मैं तुम्हें झिंझोड़ रहा हूँ, तब तुम होश में आई हो। अंजलि, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? खाना बना रही हो या गाना गा रही हो? क्या रही हो? घर की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम एक औरत हो, तुम एक औरत होते हुए ये सब कुछ नहीं कर सकती। अंजलि, तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अंजलि एकदम से शांत खड़ी रही, मुझे ही देख रही थी। उतने में पापा आ गए और कहने लगे, बेटा मैं तुझे कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज मैं तुझे ज़रूर कहूँगा। तेरी बीवी रोज़ दोपहर में खाना बनाते हुए कान में हेडफोन लगाती है और ज़ोर ज़ोर से गाती है, और हाँ, उसका गाना सुनकर मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द उठता है, इसलिए मैं सीधे बाहर निकल जाता हूँ और जब उसका खाना वगैरह बन जाता है तब मैं अंदर आता हूँ और खाना खाकर थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। लेकिन तब अंजलि सहमी हुई मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, सुनिए ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या मैं फिर से गाने का कंपटीशन है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है और तुम्हें पता है ना, मैं पहले गाने सिखाया करती थी और मेरा क्लास में चलाती थी और मैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को सिखाया करती थी, लेकिन आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलने वाला है, तो क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? तब मेरे पापा बाजू में ही खड़े थे। वो कहने लगे, हमारी घर की औरतें बिल्कुल बाहर कदम नहीं रखती है और खास करके बहुएं। तुम्हारी समझ में आ रहा है? बस अब तुम्हारा काम यही है कि तुम घर संभालो। तुम्हें पता है तुम्हारी सासू मॉम भी बहुत बड़ी डांसर थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने कभी जिद नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई वगैरह सब साइड में रख दिया और बस वो अब घर को और मुझे संभालती है और तुम्हारे पति को संभालती है। उसने अपने बच्चे के खातिर और अपने संसार के खातिर अपना हर सपना त्याग दिया है। समझ रहे हो ना बेटा? मेरे पापा अंजलि को बहुत प्यार से समझाकर चले गए थे, लेकिन अंजलि वहाँ पर निराश और हताश टेबल पर ही बैठ गई। मैंने अंजलि को कहा, देखो अंजलि, ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से चाय लेकर गर्मा गर्म मेरे कमरे में आ जाओ, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज जल्दी आया हूँ और मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। और हाँ, हमारे घर में 3 वक्त का खाना गर्मा गर्म चाहिए होता है। ना तो हम सुबह का दोपहर में खाते थे और ना ही दोपहर का खाना हम लोगों को शाम में चलता था। अंजलि को तीनों वक्त का खाना अलग अलग टाइम पर बनाना ही पड़ता था, इसीलिए अंजलि को खुद के लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिलता था। इसलिए अंजलि ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा और चाय गैस पर रखकर वो फिर से अपने गाने में मग्न हो गई। लेकिन पता नहीं उसके आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। वो आंसू शायद उस वक्त मैंने देखे नहीं, लेकिन फिर कुछ देर के बाद अंजलि चाय का कप लेकर बेडरूम में आई। अंजलि ने चाय का कप नीचे रख दिया और कहने लगी, देखिए जी, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कुछ भी करके फिर से सिंगिंग का कंपटीशन जीतना चाहती हूँ और बहुत बड़ी बाहर की सिंगर बनना चाहती हूँ। यूँ मैं बच्चों को पढ़ाकर थक चुकी हूँ, लेकिन अब मैं फिर से बच्चों की क्लास भी लूँगी और हाँ, मैं फिर से सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूँगी। मैंने उस वक्त अंजलि को सख्ती से मना किया और हाँ, उसका जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वो जितने भी चैनल चल रहे थे, वो सब से मैंने अंजलि को वार्न किया, जितने भी तुम्हारे वीडियो जहाँ वहाँ चल रहे हैं सिंगिंग के, वो तुम सबके सब हटा दोगी, क्योंकि हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। हमारे घर में बेटियाँ घर के अंदर रहती है, समझे ना तुम?
अंजलि को उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी। मेरे पापा भी सामने थे। उसी दिन शाम में हमारी मौसी हमारे घर आई थी। मेरी मौसी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अंजलि किचन में खाना पका रही थी। अंजलि जब किचन में खाना पका रही थी तो बार बार पूरे किचन में पानी यहाँ वहाँ फैल जा रहा था। मेरे मौसी ने अंजलि से कहा, अंजलि पूरा किचन गीला क्यों है? अंजलि कहने लगी, किचन वट्टे से पता नहीं कुछ लीकेज हो रहा है और किचन वट्टे पे जैसे ही मैं थोड़ा बहुत भी पानी डालती हूँ तो शायद उसका कुछ जो गोंद वगैरह है वो शायद निकल गया होगा, इसीलिए पानी किचन से टपक रहा है। तब मेरी मौसी ने अंजलि से कहा, देखो बेटा अंजलि, औरतों का ही काम होता है हर चीज़ ध्यान से रखना, हर चीज़ ध्यान से संभालना। हो सकता है तुम्हारा कहीं किचन वट्टी को धक्का लग गया होगा और इस वजह से कहीं से कुछ सीमेंट वगैरह निकला होगा। अंजलि ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन मैंने ये बात तुम्हारे बेटे को कई बार कही थी लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त अचानक से मैं किचन में आया, तब मैंने भी देखा कि पूरी किचन में पानी फैला हुआ था। तब मैंने अंजलि से कहा, अंजलि ये सब कुछ क्या है? अंजलि ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें पूरे 4 दिन से कह रही हूँ, किचन वट्टे का पूरा सीमेंट निकल चुका है। किचन वट्टे पर जैसे ही मैं किचन वट्टा धोने के लिए पानी डालती हूँ पूरा पानी नीचे आ जाता है, पूरा किचन गीला हो जाता है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मेरी मौसी उस वक्त अंजलि को समझाकर उस दिन चली गई थी और अंजलि लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान लग रही थी। दूसरे दिन मैंने देखा मेरी बुआ और बुआ के 3 बच्चे थे और बुआ के पति भी साथ में आए हुए थे, तो इसलिए अब अंजलि के ऊपर खाना बनाने की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई थी। अंजलि तुरंत ही किचन में चली गई और जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए लग गई। उस दिन जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए अंजलि के हाथ से सब्जी में भी नमक कुछ ज़्यादा ही गिर गया था और रायते में भी नमक कुछ ज़्यादा ही गिर गया था। अंजलि ने खाना लगाया, हम सब लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से मैंने पहला निवाला मुंह में डालते ही सब्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा खारी लगी। मैंने वैसे ही सब्जी उठाई और ज़मीन पर फेंक दी और अंजलि के पास जाकर अंजलि के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तब अंजलि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी, बस बस हो गया, अब मैं तुम्हारा कुछ भी सहन नहीं कर सकती। कब से मैं बर्दाश्त किए जा रही हूँ, कब से रोज़ सुबह जल्दी उठो, तुम्हारे लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करो और फिर भी तुम पापा जी के सामने मुझे कुछ भी बोल देते हो, अपनी बुआ जी के सामने कुछ भी बोल देते हो, मौसी के सामने कुछ भी बोल देते हो। आज हद हो गई, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने अंजलि को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन अंजलि रुकी नहीं। अंजलि को मैंने फिर से रोककर और एक थप्पड़ मारा और उसे कहा, हमारी घर की औरतें घर की दहलीज लांघ कर नहीं जाती है और तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। अंजलि ने मेरा हाथ झिड़कार दिया, अपनी बैग उठाई और चली गई। अंजलि के पेट में बच्चा था। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं कि अंजलि मुझे कभी नहीं मिलेगी। अंजलि को जाकर आज पूरे 8 साल बीत चुके थे और मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं फिर भी उसके घर गया नहीं क्योंकि अंजलि के माता पिता ने मुझे कोई खबर ही नहीं दी कि अंजलि माँ बनी है, उसे आकर लेकर जाओ या कुछ भी। इसीलिए मैं भी अपनी ईगो के चलते गया ही नहीं और मैंने सोचा भी था कि पता नहीं क्यों अब इतने साल हो गए हैं अंजलि मुझे छोड़कर चली गई थी। दिखने में तो वैसे अंजलि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझे लगा कि अंजलि ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाया होगा, उसने शादी की होगी। इसलिए मैंने अंजलि को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, ढूंढने की कोशिश नहीं की और मेरे पापा ने तुरंत ही मेरे लिए एक दूसरी लड़की ढूंढ ली। लेकिन मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं अंजलि मेरे दिल में बसती है, लेकिन फिर भी मैंने अंजलि को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आज जब मैं अपने दोस्त के घर चला गया तब मैं एक जगह पर रुककर कॉल पर बात ही कर रहा था, तब मेरी नज़र अचानक एक सब्जी वाले ठेले पर पड़ी। वहाँ पर मैंने देखा कि अंजलि सब्जी बेच रही थी और उसके बाजू में एक बच्चा बैठा हुआ था, वो भी अपनी माँ की हेल्प कर रहा था। वो बच्चा कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाजे से ये वही बच्चा था जो कि मेरा था। तुरंत ही मैंने अपना हेलमेट अपने सर पर लगाया और मैं वहाँ पर चला गया और मैंने उनसे कहा, ये सब्जी कैसी दी है? अंजलि कहने लगी, साहब जी सब्जी तो अभी अभी लगाई है, फ्रेश है, ले लो साहब जी, 10 रुपये में ही है। मैंने कहा 10 रुपये में? अरे बहुत महंगी है, थोड़ी सस्ती करके लगा दो। वो अंजलि कहने लगी, नहीं साहब ताज़ी ताज़ी सब्जी है, प्लीज़ ले लो ना, मेरे बेटे को मुझे आज हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसको किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे पैसा जमा करना है, प्लीज़ साहब जल्दी करो, ले लो ना।
अंजलि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी और मुझे अंजलि की गिड़गिड़ाहट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त भी अंजलि को नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा, तुम यहाँ पर अपने बच्चे के लिए सब्जी बेच रही हो, तुम्हारा पति कहाँ है? तब अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, साहब जी, सब्जी लेनी है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। आप मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे पति जैसे भी थे भले इंसान थे, और हाँ, उनके बारे में आप ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि आप एक पराये मर्द हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बातें मैं आपको बताऊं। एक काम करो साहब जी, सब्जी लेनी हो तो ले लो, लेकिन मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ। साहब जी, थोड़ी सी सब्जी लेकर चले जाओ, मुझे आज ही मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। मैंने तुरंत ही अपना हेलमेट उतारा और अंजलि की ओर देखा। अंजलि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और रोने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ पर कैसे? तुमने अपने माता पिता की परमिशन ले ली अपनी बीवी को मिलने के लिए? तब मैंने अंजलि से कहा, देखो अंजलि, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हुई थी। मेरी बहुत ज़्यादा गलती थी कि मैंने तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। तब अंजलि रोने लगी और कहने लगी, समझने की? अरे तुमने तो कभी मुझे प्यार से छूने की भी कोशिश नहीं की। बस हर रात आते और बिना वजह मुझ पर चढ़ जाते। कभी सोचते नहीं कि मेरी भी इच्छा होती है या नहीं होती है। बस तुम्हें अपना काम पूरा करना होता था। रोज़ रात में आना, खाना पीना, रोज़ बीवी के साथ सोना और फिर उठकर काम पर चले जाना। मेरी मर्जी हो या ना हो, बस अपने काम में लगे रहना। मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी, क्योंकि हम दोनों ने भी एक दूसरे के साथ गलत किया था। अंजलि ने घर छोड़कर भी बहुत गलत किया था, लेकिन अंजलि ने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि मैंने कई बार अंजलि के साथ बहुत बदसलूकी की थी। अंजलि रोते हुए कहने लगी, आपको याद है, आपने कई बार पापा के सामने मुझे जलील किया। आपके जलील करने की वजह से जब आप ऑफिस के लिए चले जाते थे तो पापा मुझसे कितनी ऊंच नीच बातें करते थे, और आपके घर में अगर औरत किसी मर्द के बारे में कुछ कहे तो आप औरत को ही गलत ठहराते थे। इसलिए तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं कभी भी आपको आपके पापा के बारे में नहीं बताऊंगी। कई बार आपके पापा ने खुद मुझे इतनी बार चिल्लाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर छोड़ो, आपके घर में तो औरतों को पाँव की जूती समझ कर रखा जाता है, तो मैं भी तो आपके पाँव की जूती ही थी, तो जूती ही सही। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? तब मैंने अंजलि के सामने हाथ जोड़े और कहा, अंजलि, जब से तुम गई हो तब से मुझे ज़िंदगी में क्या पत्नी का दर्जा होता है अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अंजलि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ घर चलो। तब अंजलि कहने लगी, नहीं, उस घर में मैं नहीं आऊँगी जहाँ पर तुम्हारे पिताजी रहते हैं। मैंने देखा है तुमने पिताजी के सामने, तुम्हारे पूरे खानदान के सामने मुझे कितना जलील किया था, कितना तुमने खरी खोटी सुनाई थी। तब अचानक से मेरी नज़र मेरे बेटे पर गई। मैंने अंजलि से कहा, ये मेरा बेटा है ना? अंजलि कहने लगी, हाँ, आपका ही खून है। हो सकता है आपके जैसा हो, लेकिन मैं इसे संस्कार अपने जैसे दूंगी। उसे सिखाऊंगी कि पत्नियां हमेशा बराबर की हकदार होती है। वो पैर की जूती नहीं होती, सर का ताज होती है। तब तक मैंने देखा मेरा बेटा चक्कर खाकर नीचे गिरने वाला था। मैंने उसे संभाला और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मैंने तुरंत ही वहाँ पर सारे पैसे भर दिए और मैंने उसका इलाज भी करवाना शुरू कर दिया। देखते देखते 3 दिन बीत गए। अंजलि और मैं उसी हॉस्पिटल में एक साथ थे। एक साथ रहने की वजह से हम दोनों की दूरियां काफ़ी हद तक कुछ दूर हो चुकी थी। मैंने अंजलि से बार बार माफ़ी मांगी, लेकिन अंजलि का एक ही कहना था, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, क्योंकि आपके घर आने से अब वो इज्जत तो लौट कर नहीं आएगी। तब मैंने अंजलि को एक बात बताई, अंजलि, तुम्हें पता है पापा का देहांत हो गया है और माँ अकेली है। ये सुनने के बाद अंजलि फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अंजलि ने हमेशा मेरे घर को अपना ही घर समझा था और मैंने हमेशा अंजलि को जलील किया था। सबके सामने मैं अंजलि से कुछ भी कहता, बेवक्त अंजलि के साथ सोने की कोशिश करता, बेवक्त अंजलि के ऊपर अपना हुक्म जताता, लेकिन अंजलि ने बिना कुछ कहे हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन अब अंजलि कहने लगी, मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने भी पलट कर नहीं देखा, लेकिन मैं आपके माँ के साथ रह सकती हूँ। आपकी माँ भी तो बेचारी मेरे जैसी ही है, बस उन्होंने मुंह नहीं खोला और मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। बस आप जल्द से जल्द मुझे मेरे घर लेकर चलिए। तब तक मैंने देखा कि मेरा बेटा भी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। मैं अंजलि को और मेरे बेटे को लेकर घर चला आया। मैंने माँ को वो सारी बात बता दी जो 8 साल में बीत चुकी थी। मेरी माँ भी जब से अंजलि गई थी तब से बहुत शांत शांत रहने लगी थी। मैंने मेरी माँ को कहा, माँ, मेरी गलती है और आज के बाद कभी मैं मर्द नहीं बनूंगा। मैं तो मर्द हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन वैसा वाला मर्द नहीं बनूंगा जो अपनी पत्नियों को पैर की जूती समझते हैं।
मैं पत्नी को हमेशा सर का ताज ही समझूंगा। और माँ, आज के बाद आप भी कभी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि अंजलि अब हमेशा आपका ध्यान रखेगी और ये जो आपका बेटा है वो आपको अपने सर का ताज बना कर रखेगा, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत होती है। और माँ, मैंने देखा है आपने बहुत सहा है, इसलिए मैं आपसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी भी गलती है, अगर जब के तब मैंने आवाज़ उठाई होती या पापा को रोक टोक लगाई होती या खुद से भी मैं अपने आप को संभाल लेता तो शायद आज ये दिन नहीं आते और 8 साल तक मैं अकेला नहीं रहता और आपको भी अकेले इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, अंजलि को, मुझे और मेरे बेटे को गले लगा लिया। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बीवियों को सर का ताज समझे, ना कि पैर की जूती। बीवी पैर की जूती नहीं होती, सर का ताज होती है। हम दो जिस्म एक जान जब होते हैं तभी हमने सोच लेना चाहिए कि वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो अपना हर एक सपना त्याग कर हमारे घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आती है और हम उसके साथ इतनी बदसलूकी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, आपकी राय इस कहानी को लेकर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।